नमस्कार, मोटिवेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो गृह विज्ञान की सीरीज़ में हम आज का टॉपिक विटामिन B9 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यह भी एक जल में घुलनशील विटामिन है। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। विटामिन B9 को अन्य किस नामों से जाना जाता है? वो है फॉलिक एसिड, फोलेसिन, विटामिन बी और नीचे स्मॉल लेटर में लिखा रहेगा BC, ठीक। ये इसके अन्य नाम भी है, फॉलिक एसिड, फोलेसिन, फॉलेट, विटामिन 9, विटामिन BC। इसके अलावा विटामिन 9 भी इसको बोलते हैं और फॉलेट भी इसको बोला जाता है, ठीक। फॉलिक एसिड, फोलेसिन और विटामिन BC। चमकीली पत्तियों में बहुतायत मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होने के कारण इसे फॉलिक एसिड कहा गया है। तो इसका रीज़न क्या है इसको फॉलिक एसिड बोलने का? इसकी यह क्या होता है, चमकीली पत्तियों में उपस्थित होता है और ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है, जिस कारण इसको फॉलिक एसिड बोला जाता है। इसके अलावा बी या B6 समूह का विटामिन भी है, इसलिए इसे BC भी बोला जाता है, ठीक है। तो चमकीली पत्तियों में पाया जाता है। प्रारंभ में इसे कई नामों से जाना जाता था, जैसे फॉलेसिन, टायरिडिन, ग्लूटामिक एसिड, विटामिन B6, विटामिन M, ठीक है। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता था। विटामिन B6 भी इसको बोला जाता था, विटामिन M भी बोला जाता था। तो वर्तमान समय में इसका फॉलिक एसिड, लैक्टोबैसिलस, केसी फैक्टर, फॉलेसिन, ये अन्य नाम भी प्रचलन में है विटामिन B9 के, ठीक। तो यह किस रंग का होता है? यह चमकीले पीले रंग का पदार्थ होता है, जो कि सूर्य के प्रकाश में नष्ट हो जाता है। सूर्य की किरणें, कौन सी किरणें निकलती हैं सूर्य से? अल्ट्रा वायलेट रेज अर्थात पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, जिनके प्रभाव से विटामिन B9 नष्ट हो जाता है, अर्थात पीला पदार्थ जो होता है या वह नष्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो विशेषताओं में है कि यह ठंडे जल में अंशतः मतलब कुछ मात्रा में घुल पाता है, पूरी तरह से या उसमें घुलनशील नहीं होता। यह पीले रंग का होता है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, चमकीली पत्तियों में पाया जाता है, पीला रंग होता है। फॉलिक एसिड इसी वजह से बोला जाता है। पराबैंगनी किरणों में नष्ट हो जाता है, अर्थात सूर्य के प्रकाश में यह नष्ट होने लगता है। यकृत में और पालक में फॉलिक एसिड सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। भोज्य पदार्थों में यह ग्लूटामिक एसिड के साथ मिलकर पाया जाता है, मतलब स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, इसके साथ ग्लूटामिक जो एसिड होता है वह भी साथ में मिलता है, इसी के साथ वह संलग्न होता है भोज्य पदार्थों में। खाद्य को अगर सामान्य ताप पर हम रखते हैं तो इस विटामिन B9 की अर्थात फॉलिक एसिड की काफ़ी मात्रा में क्षति हो जाती है। इसे एक निश्चित मात्रा पर रखा जाता है तापमान पे, ठीक। तो ये हमने ऊपर इसकी विशेषताएं पढ़ ली। अब इसके स्रोत को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके स्रोत हैं जैसे संतरा है, चकोतरा, नींबू, ये सब इसके फल हैं जिनमें ये प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। इसके अलावा यह सूखा खमीर, अंडा, दाल, हरी सब्जी, साबुत अनाज में इससे भी विशेष मात्रा में यह पाया जाता है। अब इसके कार्य क्या है? फॉलिक एसिड या विटामिन B12 के साथ मिलकर हमारी जो बोन मैरो होती है, जो अस्थि मज्जा होती है, जहाँ RBC का निर्माण होता है, वहाँ RBC का निर्माण करना और RBC परिपक्व हो जाए, उसके लिए फॉलिक एसिड इस महत्वपूर्ण होती है। अर्थात किसके साथ मिलकर यह RBC का निर्माण करती है बोन मैरो में? विटामिन B12 के साथ, अर्थात विटामिन B9 प्लस B12 आपस में मिलकर अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण करते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट है हिस्टीडीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन। ये तीनों ही क्या है? अमीनो एसिड हैं। और अमीनो एसिड क्या होते हैं? प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई होती है। कई सारी अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन। तो ये अमीनो एसिड ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन, हिस्टीडीन, इनके चय अपचय में यह महत्वपूर्ण होता है, अर्थात प्रोटीन के अपचय अपचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विटामिन B9 अर्थात फॉलिक एसिड। इसी से क्लियर होता है कि यह प्रोटीन के चय अपचय के लिए भी आवश्यक है। फिर हार्मोन्स भी प्रोटीन्स के बने होते हैं, यानी कि हार्मोन्स की क्रियाशीलता को भी यह निर्धारित करता है, नियमित करता है। हार्मोन्स के लिए भी यह इम्पॉर्टेंट हो गया।
अब हम आगे इसका डिस्कस करते हैं इसकी कमी। अब इसकी कमी में क्या होता है, मैगलोब्लास्टिक एनीमिया। मैगलोब्लास्टिक एनीमिया ये इम्पॉर्टेंट है कि इसकी वजह से होने वाला रोग कौन सा है, तो वह है मैगलोब्लास्टिक एनीमिया रोग। इसमें क्या होता है, हमारी जो बोन मैरो होती है, अस्थि मज्जा होती है, उसी में आरबीसी का निर्माण होता है। तो जब इस विटामिन की कमी हो जाती है अर्थात फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो हमारी बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण कम होने लगता है। ठीक है, आरबीसी कम बनती है जिससे क्या होता है, रक्त में आरबीसी की कमी हो जाती है। इसे ही मैगलोब्लास्टिक एनीमिया रोग कहते हैं, यानी कि आरबीसी का कम बनना, आरबीसी का कम बनना ही मैगलोब्लास्टिक एनीमिया रोग कहलाता है। यह रोग विशेषकर गर्भवती माताओं को, जो गर्भवती होती हैं उन्हें और उनके शिशुओं को होता है। जब आहार में इस पोषक तत्व की ज़्यादा कमी होने लगती है तो यह रोग वयस्कों में भी हो जाता है। इसके अलावा ये क्या होता है, बच्चों में एनटीडी अर्थात एनटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है। बच्चों में क्या होता है कि न्यूरल का मतलब उनकी जो तंत्रिका तंत्र होती है, उनकी जो नाड़ियाँ होती है वो डिफेक्ट होने लगती हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो क्या होता है, बच्चों में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, अफेक्ट होने लगते हैं उनकी नाड़ियाँ। ठीक, तो ये बच्चों में एक डिफेक्ट ले आता है जिसे कहते हैं एनटीडी, न्यूरॉन ट्यूब डिफेक्ट। रक्त में हीमोग्लोबिन, जब आरबीसी नहीं बनने पाएगा तो हीमोग्लोबिन कैसे बनेगा। ठीक, तो हीमोग्लोबिन की भी कमी होने लगती है। तो रक्त में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए भी B9 अर्थात फॉलिक एसिड इम्पॉर्टेंट होता है। फिर आगे है प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स के चयापचय में भी यह सहायक होता है, क्योंकि यह क्या करता है, श्रृंखला का मतलब कि संश्लेषण में सहायक होता है। मिथियोनिन के, पिरामिड्स के, और रिंग्स बनाता है। सीरम में जो रिंग बनती है, जो आपस में जुड़े रहते हैं पॉरीफेरिन के कारण, उनको जोड़े रहने का काम करता है जिससे कि हीमोग्लोबिन बनता है। न्यूक्लियोप्रोटीन बनता है इसकी सहायता से। कोशिका का जब विभाजन होता है, सेल डिवीजन ह्यूमन बॉडी में, तो यह इस इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। कीमोथेरेपी किसमें होती है, जिस व्यक्ति को रोग हो जाता है, कैंसर, तो उसे एक थेरेपी दी जाती है जिसे कीमोथेरेपी कहते हैं, कैंसर की थेरेपी। तो इसमें भी यह एक विशेष भूमिका निभाता है, जैसे थ्रीटोबोरम के रूप में, न्यूकोबोरान के रूप में, ठीक है, लेवोकोविरिन के रूप में। तो क्या होता है, यह कीमोथेरेपी अर्थात कैंसर रोगों के उपचार में भी सहायक होता है। उसकी थेरेपी में कोशिका विभाजन के समय सहायक होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन में भी सहायक होता है उसको बनाने में। लैक्टोबैसिलस, ये क्या होता है, जब हम दूध से दही बनाते हैं तो एक लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से दही जमती है। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है उसके लिए भी यह आवश्यक है कि यह बैक्टीरिया पनपे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए इसे लैक्टोबैसिलस भी बोला जाता है। विटामिन B9 को, फॉलिक एसिड को लैक्टोबैसिलस भी बोला जाता है। आगे यह अमीनो एसिड का भी सृजन करता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, टायरोसिन, हिस्टेडिन, इन अमीनो एसिड को बनाने का काम भी करता है, क्योंकि ये उनका चयापचय करता है। पाचन शक्ति अगर कमी हो जाती है इसकी, तो पाचन शक्ति कमज़ोर होने लगती है, अमीनो एसिड का सृजन नहीं हो पाता है, जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, अतिसार अर्थात डायरिया की समस्या हो जाती है, पेट पानी की तरह सब कुछ बाहर निकलने लगता है मल के रास्ते से, अवशोषण की क्रिया धीमे होने लगती है शरीर में, और इसकी अधिकता होने से क्या होता है, शरीर में पॉइजनिंग हो जाती है अर्थात विषाक्तता। किसी भी चीज़ की जब अधिकता होती है तो वह भी एक आपके शरीर के लिए जहर का काम करता है। अब फॉलिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, फॉलिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका टेट्राहाइड्रोफ्लोरिक फोलिक एसिड, यह स्वतंत्र रूप में होता है अर्थात यह किसी के सहायक साथ में नहीं होता है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। और दूसरा टाइप होता है संयुग्मी, अर्थात नाम से ही पता चलता है यह किसी के साथ है, तो वह क्या है, ग्लूटामिक एसिड के साथ जोड़ा बना के रहता है, यानी कि टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड
प्लस ग्लूटामिक एसिड, ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो संयोग में फॉलिक एसिड बनता है। फॉलिक एसिड की कमी से एमिनोटेरिन नामक जो एंटागोनिस्ट होता है उसकी उपस्थिति हो जाती है, जिस वजह से विटामिन सी के द्वारा फॉलिक एसिड को रिड्यूस्ड फॉर्म में होने वाली क्रिया में बाधा डालता है। अब सिंपल शब्दों में ये समझें तो रिड्यूस फॉर्म जो होता है, रिड्यूस फॉर्म में क्या होता है कि पदार्थ में हाइड्रोजन ऑक्सीजन छूट जाता है और हाइड्रोजन जोड़ने लगता है। हाइड्रोजन क्या होता है, प्लस होता है और ऑक्सीजन माइनस हो जाता है, इसी को कहते हैं रिड्यूस फॉर्म में होना। तो इसमें क्या होता है, फॉलिक एसिड की कमी से अमीनोटेरिन एक नाम का एंटागोनिस्ट उपस्थित होता है जब इसकी कमी हो जाती है। तो ये क्या होता है, इस जो विटामिन सी के द्वारा फॉलिक एसिड को क्या करता है, उसकी क्रिया फॉलिक एसिड जिस क्रिया के लिए यूज़ किया जाता है अर्थात वो रिड्यूस होने लगता है, अर्थात उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। रिड्यूस फॉर्म में ऑक्सीजन का घटना होता है, हाइड्रोजन का बढ़ना होता है। तो फॉलिक एसिड रिड्यूस होने लगता है और हाइड्रोजन की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। ये किसके कारण होता है, विटामिन सी के कारण होता है। अर्थात जब आयरन नहीं रहता है, नेक्स्ट पॉइंट में है, जैसे कि आयरन नहीं है तो विटामिन B9 भी नहीं होता, अर्थात आयरन की कमी से फॉलिक एसिड का भी चयापचय नहीं हो सकता। अर्थात आयरन का होना, आयरन का शरीर में होने से फॉलिक एसिड का चयापचय हो पाता है। ठीक है, तो आपका ये यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, आयरन के साथ B9 का होना अनिवार्य है ताकि उसका पाचन हो सके, चयापचय हो सके। और क्या होता है, फॉलिक एसिड की जब कमी हो जाती है तो एक एंटागोनिस्ट उपस्थित हो जाता है मानव शरीर में, उस एंटागोनिस्ट का नाम होता है एमिनोटेरिन। ठीक, तो ये जो क्या करता है, विटामिन सी, जो विटामिन सी होता है उसके द्वारा फॉलिक एसिड को रिड्यूस कर देता है, जिससे कि फॉलिक एसिड अपने कार्य को नहीं कर पाता है, उसमें बाधा आ जाती है। आगे बढ़ते हैं हम, इसका अवशोषण कहाँ होता है, तो हमारे शरीर का अधिकांश पाचन और अवशोषण छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, तो छोटी आंत इसका राइट आंसर है, राइट आंसर हुआ। संग्रह कहाँ होता है, यकृत में। वैसे तो विटामिन बी का ही एक कॉम्प्लेक्स के अंदर आ रहा है, तो यानी कि विटामिन बी जो होता है कैसा होता है, जल में घुलनशील होता है, मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है, बट ये कुछ मात्रा में यकृत में संचित होता है, लेकिन वो 250 माइक्रोग्राम से ज़्यादा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा संचित मात्रा इतनी होती है, बाकी सब मूत्र और मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। मल जैसे डायरिया जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं, उसके द्वारा ये शरीर से बाहर निकल जाता है। तो हमने केवल उतना पढ़ा जितना आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको जब आप नेक्स्ट टाइम सुनेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। फॉलिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो इसको ज़रूर डिस्कस करें। फिर इसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम सारे पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे क्वेश्चन से और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।